हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में बात करेंगे यूनिट नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट का। प्रीवियस लेक्चर में ईएमआई यूनिट नंबर 6 क्लियर हो चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले उसे देख लीजिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईएमआई से रिलेटेड, अतः उनको ज़रूर देखें और हर एक पॉइंट को समझकर आप अपने नोटबुक पर ज़रूर नोट करते जाएं। एसी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है चौक कुंडली तथा मोटर स्टार्टर को समझाएं। चौक कॉइल और मोटर स्टार्टर की डिफिनेशन आपसे पूछा जा रहा है। चौक कुंडली क्या होता है दोस्तों? किसी भी एसी सर्किट में एनर्जी की लॉस के बिना ही करंट को कंट्रोल करने वाले कॉइल को चौक कुंडली यानी चौक कॉइल कहते हैं। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसा एसी सर्किट में लगा ऐसा सर्किट या ऐसा कॉइल, एसी सर्किट में लगा ऐसा कॉइल जो बिना एनर्जी का ज़्यादा लॉस किए ही करंट को कंट्रोल करती है, उसे चौक कॉइल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इनका यूज देखो। इनका पहला यूज है पारा नली लैंप में होता है, तथा रेडियो के सर्किट में भी काम आता है चौक कॉइल। चौक कॉइल दो जगह पे आता है, पारा नली लैंप में तथा परिपथ रेडियो परिपथ में। क्लियर हो गया। तो ये दो जगह चौक कॉइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मोटर स्टार्टर क्या है। मोटर स्टार्टर क्या है डियर स्टूडेंट? मोटर स्टार्टर एक ऐसा युक्ति होती है जो मोटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें इसका जो प्रभावी रेसिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, तथा जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की एब्सेंट में क्षीण करंट देती है। ठीक है, इससे क्षीण करंट पास होता है, यानी बहुत वीकली करंट पास होती है, उसको अपना कहते हैं मोटर स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 2019 में पूछा गया भी है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है माध्यमान, जिसको आप एवरेज वैल्यू भी कह सकते हो, एवरेज वैल्यू यानी औसत मान, तथा धारा के शिखर मान यानी पीक वैल्यू में संबंध स्थापित करने। पीक वैल्यू में संबंध स्थापित करने शिखर मान को रिप्रेजेंट करते हैं IAV से। समझ गए ना? सॉरी, माध्यमान को सूचित करते हैं IAV से, या कोई ऐसे भी सिद्ध करता है, ऐसे सूचित किया जाता है आई एवरेज को। तो आई एवरेज आप समझ गए होंगे। एंड ये आपको दिख रहा है शिखर धारा, तो शिखर धारा को I0 से सूचित किया जाता है। बारी बारी से हर एक पॉइंट को क्लियर करना है। देखिए, जैसा कि आप लोग फाउंडेशन के आधार पर जानते होंगे, एज वी नो दैट, किसी भी एसी सर्किट में जो करंट का साइनोसॉइडल फंक्शन इक्वेशन होता है I = I0 sin ωt, जहाँ I0 है शिखर वैल्यू ऑफ एसी का शिखर वैल्यू है, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, एंड टी है टाइम पीरियड। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, बट इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है एसी का। और ओमेगा = फार्मूला होता है 2π/T, और ये 1/T को हम क्या फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, 2π फ्रीक्वेंसी। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। नाउ I एवरेज इन हाफ साइकिल, जब इसका ग्राफ आप एसी का खींचते हैं तो ये साइनोसॉइडल वेव्स के फॉर्म में होता है, जिसमें आधा साइकिल के लिए हमको एवरेज निकालना है, क्योंकि फुल साइकिल में ये ऊपर जितना गया वो प्लस और नीचे गया माइनस मिलके शून्य हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये हाफ साइकिल का एवरेज निकालना है, हाफ साइकिल का एवरेज करंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हाफ साइकिल का मतलब ये हुआ 0 से चला और कहाँ तक, T/2 तक। हाफ साइकिल में तो टाइम T/2 तक, तो 0 से कहाँ तक चला, T/2 तक। तो अब T/2 तक जब करना है तो ध्यान से देखिए, I = Q/T होता है। तो क्या I बराबर इनको dQ/dt लिखा जा सकता है? 100% लिखा जा सकता है। एंड
डी क्यू बराबर पढ़े होंगे आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी। तो यहाँ जो आई इंटू डी टी आपको दिख रहा है ये इसी आधार से लिखा गया है, ठीक है। आई इंटू डी टी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, 0 से लेकर के t/2 तक। एंड डी टी जो बाय में है इनका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t/2 तक कर दिए इंटीग्रेशन। आई का वैल्यू साइनोसॉइडल फंक्शन के आधार पर कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये डी टी है। अब ध्यान से सुनिए, आई नॉट तो कांस्टेंट टर्म्स है जिसे पीक वैल्यू कहते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और इनका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। डी टी का इंटीग्रेशन t होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। तो ये तो मैथमेटिकल है, बहुत सिंपल भी है। उसके बाद आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट, ये माइनस ले लिए पीछे तो यहाँ माइनस आई नॉट आपको दिख रहा होगा, कॉस ओमेगा टी बाई 2, यानी स्मॉल टी की जगह जो वेरी कर रहा है वहाँ t/2 रखे, एंड यहाँ 0 रखे तो कॉस 0 डिग्री आ गया यहाँ पे, बाई टी की जगह हमने यहाँ पे पुट किया t/2, समझ गए। और ये वाला ओमेगा यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्लियर हो गया। तो ओमेगा t/2। अब ध्यान से सुनिए, अब आगे क्या हुआ, आगे आपने यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू रखे, ओमेगा तो है ही ओमेगा/2, टी का वैल्यू रखे, टी बराबर अभी बताया था कितना होता है, 2 ओमेगा होता है। उनको पुट कर दिए, ओमेगा कैंसिल, 2 कैंसिल, एंड यहाँ पे भी टी का मान रख दिए तो ओमेगा कैंसिल, 2 कैंसिल, कॉस 0 डिग्री का मान पुट करिए एंड कॉस पाई का मान पुट करिए। तो कॉस पाई का मान -1 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इनको जब दोनों को रखिएगा तो आपको हो जाएगा -2, यहाँ कितना हो जाएगा, ये सब मान रखने के बाद -2, माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अब आप देखिए फाइनल इनका जो रिजल्ट है वो कितना आया। फाइनली आप पहुंच गए यहाँ पे कि आई एवरेज बराबर 2, यहाँ बचा था आई नॉट बाई पाई, तो बाकी ही है, पाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे और कैलकुलेट कर दीजिए। तो आई एवरेज आपका निकल के आएंगे 0.636 आता है, लेकिन मैंने 7 लिख दिया आई नॉट। और यही है रिलेशन आई एवरेज और शिखर वैल्यू यानी पिक वैल्यू के बीच संबंध, समझ गए होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, एसी के महत्तम मान जिसको आप पिक वैल्यू कहते हो तथा वर्ग माध्य मूल स्क्वायर रूट मीन वैल्यू को परिभाषित करें तथा इसके बीच रिलेशन भी स्थापित करने कहा जा रहा है। एंड वर्गमूल माध्य मान का व्यंजक भी कहा जा रहा है आपको निकालने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, शिखर वैल्यू की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि शिखर वैल्यू एसी का सबसे महत्तम मान होता है, वो तो सबको पता होता है। हमें मुख्य डिफाइन करना है वर्गमूल माध्य मान को। तो देखिए दोस्तों, एसी के मैक्सिमम जो वैल्यू होता है जिसको आप आई नॉट कहते हो, मैक्सिमम वैल्यू को पिक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है, ये तो इजी है। एंड आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ आई नॉट महत्तम मान या पिक वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ये आपको एक साइनोसॉइडल फंक्शन के बेस में एसी का ग्राफ दिख रहा होगा। यहाँ पे जो हाई दिख रहा है उच्च, यही है शिखर वैल्यू ऑफ एसी, समझ गए। एंड आरएमएस रूट मीन स्क्वायर करंट को समझिए क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट। इंस्टेंट करंट का स्क्वायर पहले करना है आपको, इंस्टेंट करंट अर्थात आई का क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर उनका क्या कहा जा रहा है, माध्य लेने, माध्य मतलब एवरेज ले लीजिए, तो एवरेज ऐसे लेंगे एंड उस पर क्या चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। तो ये हो गया आपका कौन सा करंट, आई आर एम एस, क्लियर हो गया। तो आई आर एम एस बराबर फार्मूला हुआ अंडर रूट आई का स्क्वायर और उसका कौन सी एवरेज। अब आप बारी बारी से सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। आई आर एम एस बराबर रूट को हटाइएगा तो ये पावर चढ़ जाएंगे 1/2
एंड आई बराबर आपको साइनोसॉइडल फंक्शन पता होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इनका कौन सी स्क्वायर, और ये एवरेज ले लिया मैंने। अब इंटीग्रेशन तो आप सभी बच्चे जानते ही होंगे, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन जब करिएगा तो आई नॉट यहाँ से क्या आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, शिखर वैल्यू है। एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर मैंने यहाँ पे बता दिया है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई टू। तो इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बट्टा 2। ये मान किसका है, ये मान किसका है, ध्यान से सुनिए, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू होता है, कितना होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब ध्यान से सुनिए, ये डी टी, ये भी इंटीग्रेशन लगाई है, एंड ये 1/2 आपको दिख रहा होगा। अब इसमें हमने डी टी से दोनों में गुना किया, डी टी से इसमें भी और डी टी से इसमें भी, तो यहाँ आ जाएगा आपको डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी आ गया, एंड कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, क्योंकि 2 ओमेगा इसका थीटा वाला वैल्यू है। एंड इसको 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, टी तक। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, तो 0 से टी तक करना है क्योंकि पूर्ण साइकिल है ना। अब डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी, जो कि कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर निकल के आ जाएगा। कांस्टेंट के फॉर्म में किधर निकल जाएंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t और t माइनस 2 साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा माइनस 0। अब ये सब आपस में कट जाएंगे एंड यहाँ भी आपको 0 ही प्राप्त होगा। ये सब कुछ वैल्यू क्या आ जाएंगे, 0 आएंगे, क्योंकि अगर आप टाइम की वैल्यू रखेंगे 2π बाय ओमेगा, तो एक चीज़ बताइए, 2π बाय ओमेगा रखिएगा तो 2π यानी कि साइन 180 या 360 का मान 0 होता है, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब पूरा टर्म्स 0 हो रहे हैं तो ये t से t कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हमको आई आर एम एस बराबर आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t इंटू टी तो कैंसिल हो गया, और इसके पावर 1/2 है, तो 1/2 यानी आई नॉट का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकल के आई नॉट आ जाएंगे, एंड 2 का तो नहीं निकलेगा तो √2 आ जाएंगे। तो आई आर एम एस बराबर कितना आया, आई आर एम एस बराबर सूत्र आया आई नॉट बटा √2 धारा। इसको अपना लोग वर्चुअल करंट यानी आभासी धारा के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए आई नॉट बराबर सूत्र क्या हो जाएंगे, आई आर एम एस गुना √2। समझ गए ना। तो ये था 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर √2 की वैल्यू वहाँ रखेंगे, √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप, √2 की वैल्यू, तो इसे 1 में डिवाइड करने पर आता है 0.707। समझ गए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक साइनोसॉइडल फंक्शन गिवन है आपको i = 20 साइन 200πt, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि करंट का फ्रिक्वेंसी, शिखर वैल्यू, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी निकालने के लिए। अब ध्यान से देखिए, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा, i बराबर 20 साइन 200πt, तो यहाँ पे ओमेगा बराबर ये रख दिया। एंड अभी आपको बताया था ओमेगा बराबर सूत्र क्या होता है, 2π फ्रीक्वेंसी, तो 2π फ्रीक्वेंसी कट करेंगे तो कितना आ जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे आपको कितना 100 फ्रीक्वेंसी आंसर, और सभी वैल्यू के इधर पुट आउट करेंगे तो आपको 14 एम्पियर आ जाएंगे। तो आई होप आप ये सब न्यूमेरिकल इजी है, ये सब में कोई इतना ज़्यादा फोकस करने से कुछ नहीं, आप रिवीजन कर लीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है, परिनमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी हेल्प से उच्च धारा की वोल्टेज को निम्न धारा की उच्च वोल्टता में निम्न धारा की उच्च वोल्टता को उच्च धारा की निम्न वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है, यही है ट्रांसफार्मर। सिंपल व्यू में आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। एसी वोल्टेज को क्या किया जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। यहाँ आप देखिए तो 2 कॉइल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल बराबर के कांस्टेंट होता है, और के को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी परिनमन
अनुपात के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। यानी ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा का क्षय होता है उसका कौन कौन पॉइंट है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का मुख्य कारण पहला फ्लक्स लॉस है, दूसरा मैग्नेट्रॉन लॉस मैग्नेट्रोस्ट्रिफिकेशन लॉस है, एंड हिस्टेरिसिस लॉस भी है, फेरस लॉस भी है, कॉपर लॉस भी है। ये सब मुख्य कारण है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस का। लेकिन फिर भी आज का मॉडर्न ट्रांसफार्मर जो है वो 90% दक्षता रखता है, समझ गए ना, 90% दक्षता रखता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रकाश बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, तदनुरूपी प्रतिरोध और आरएमएस करंट निकालिए। तो प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है V/√R, उसमें पुट कर दीजिए, ये आ जाएंगे। एंड IRMS पूछा जा रहा है तो P/V से भी बना सकते हैं, नहीं तो IRMS बराबर अभी मैंने सिद्ध किया था कि I0/√2, तो उसके आधार पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल होगा कि P/V पुट कर दीजिए और इसमें बना दीजिए, ऐसे फंडेशन में आपको बता दिया गया है। तो ये आ जाएंगे आपको 10 में 22 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 0 या 5/11 यानी 0.45 एम्पियर करंट RMS। ये सब तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है। चलिए तो अब हम बात करेंगे इसके बाद ये सब प्रीवियस लेक्चर में हो गया है आप लोग का। कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप्स की क्वेश्चन हैं तो उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। जैसे ये सब जो आपको दिख रहा होगा, ये एक और लेक्चर आपके बीच लाऊंगा, उसमें ये सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो भी है VVI वो करवा देंगे। ऐसे इसे आप पढ़ के समझ सकते हो। एग्ज़ाम में ये पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला। ये cos फाई बराबर, cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है। तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि LCR सर्किट में पावर फैक्टर बराबर सूत्र बताइए। तो पावर फैक्टर बराबर रेसिस्टेंस अपॉन √R² प्लस XL XC। यहाँ पे एक चीज़ गलत है, XC होता यहाँ XC कहाँ पे, यहाँ पे, समझ गया ना। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। और एक फैक्ट ये भी ध्यान से रखिएगा, RC सर्किट में पावर फैक्टर बराबर सूत्र होता है R/√R² प्लस XC। और अगर कोई बच्चे XC का मतलब पूछेंगे तो ये हुआ प्रेरणित धारितीय प्रतिघात। XC मतलब धारितीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर कहीं XL लिखल है तो ये हुआ प्रेरणित प्रतिघात, अंग्रेजी में कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका मात्रक होता है ओम, यानी प्रतिरोध जैसा ही काम करता है, समझ गए ना। और कहीं अगर Z लिखा हो तो इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, इसका भी ऐसे मात्रक ओम ही होता है, समझ गए दोस्त। X लिखा है तो ये क्या है, ये रिएक्टेंस है, समझ गए। चलिए ये सारे टर्म्स को एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए एक चीज़ और यहाँ डिफाइन करना मुझे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। LCR सर्किट में XL यानी कि XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस में R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से भाग देते हैं तो एक सार्थक अंक प्राप्त होता है, जिसे क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्जेक्टिव में, समझ गए ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, बताइए XL या XC के अक्रॉस, LCR सर्किट में XL या XC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में अगर प्रतिरोध के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से भाग दे दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, तो कहेंगे आप क्वालिटी फैक्टर प्राप्त होता है, समझ गए ना। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस का कारण क्या है। अभी तो मैंने बताया था ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस होता है उसका मुख्य कारण है कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्लास्क लीकेज, हिस्टेरिसिस लॉस, ये सब मेन फैक्ट है। एंड एक टर्म्स और आपको बतावेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए क्या है। ये AC यानी करंट और EMF के बीच में फाई एंगल का जो है कालांतर फेज डिफरेंस होता है, और इसको अपना लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है cos फाई। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए ना। पावर फैक्टर समझ में आया। अरे AC तथा EMF के बीच में जो फाई एंगल का कालांतर पाया जाता है ना, उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर cos फाई, पावर फैक्टर मतलब
कॉस फाई। एंड एक टर्म्स यहाँ से और डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, एसी सर्किट में करंट तथा वोल्टेज के बीच फाई का कालांतर पाया जाता है। एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच फाई का क्या पाया जाता है, फेज डिफरेंस होता है, समझ गए ना। कालांतर हो तो वहाँ पर करंट का कै गो कंपोनेंट तोड़ा जा सकता है, करंट का 2 गो कंपोनेंट टूटेगा, एगो आई साइन फाई, एगो आई कॉस फाई। आई साइन फाई को कहते हैं वाटलेस करंट, हिंदी में कहें तो वाटहीन धारा, और आई कॉस फाई को बोलते हैं वाटफुल करंट, समझ गया ना, वाटफुल करंट। तो ये 2 टर्म्स है जिसमें ये टर्म्स जो वाटलेस करंट है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वाटहीन धारा। तो वाटहीन धारा का परिभाषा ये भी आप कह सकते हो कि किसी एसी सर्किट में पावर फैक्टर अगर 0 प्राप्त होती है तो उस समय उसमें करंट जो होती है उसको वाटलेस करंट के नाम से जाना जाता है। नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एसी सर्किट में करंट तथा वोल्टेज के बीच फाई कालांतर हो तो वहाँ पर करंट के कितने घटक प्राप्त होते हैं, 2 घटक, एगो होता है आई साइन फाई और एक होता है आई कॉस फाई। जहाँ पर आई साइन फाई को क्या कहा जाता है, वाटलेस करंट, और आई कॉस फाई को कहा जाता है वाटफुल करंट। तो आई होप आप इस टर्म्स को 100% समझ गए होंगे और कहीं दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट डे मैं न्यूमेरिकल की बात करूँगा। तो आज इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।